प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के लिए समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी द्वारा 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। उसमें जो पहली पुस्तक है उसका नाम है भारतीय समाज। पहली पुस्तक का नाम है भारतीय समाज और इसका जो दूसरा भाग है उसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम के लिए 2 पुस्तकों का प्रकाशन एनसीईआरटी के माध्यम से किया गया है। आज हम समाजशास्त्र विषय का पहला चैप्टर करेंगे, पहला लेसन करेंगे, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। और इस पहले चैप्टर में हमारी जो अध्ययन सामग्री रहेगी वो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा वो है भारतीय समाज किस प्रकार का है और भारतीय समाज में किस प्रकार की विविधता एवं विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि हमारा समाज किस प्रकार का है और उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद के संदर्भ में भारतीय समाज का हम किस प्रकार से चित्रण कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा अध्याय में बनेगा वो है भारत में उपनिवेशवाद के कारण किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार हमारे 3 टॉपिक जो हैं इस अध्याय में बनेंगे। और अब हम करेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज किस प्रकार का है और भारतीय समाज में किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम भाषा के आधार पर विभिन्नता हमारे देश में पाई जाती है। हमारे देश में 1652 भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती है? 1652 भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। इन 1652 में से 22 भाषाओं को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती हैं और इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भाषा हमारे देश में पाई जाती है या बोली भी पाई जाती है। यदि ये भाषा के आधार पर विभिन्नता होगी और यदि हम धर्म के आधार पर विभिन्नता देखें तो हमारे भारत में मुख्य रूप से 6 धर्म पाए जाते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। और कहने का अभिप्राय है धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म किसी भी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, अपने धर्म के अनुसार किसी भी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना धर्म कहलाता है। वो अपने अपने धर्म के अनुसार होता है। जैसे हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं वो मंदिर में जा कर के पूजा पाठ आराधना करते हैं। कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। इस प्रकार अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि धर्म के आधार पर भी हमारे समाज में अनेकों विभिन्नताएं देखने को पाई जाती हैं। इसके बाद यदि हम जाति के आधार पर देखें तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में लगभग 4000 जाति उपजातियाँ पाई जाती हैं। लगभग 4000 जातियाँ उपजातियाँ पाई जाती हैं। इन जातियों के आधार पर हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। अर्थात समाज को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है जाति के आधार पर। जैसे जाति के आधार पर पेशे भी निश्चित होते थे, ठीक है, और उन पेशों के आधार पर, उन व्यवसायों के आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। इस प्रकार की विभिन्नताएं भी हमारे समाज में जाति के आधार पर देखने को मिलती हैं। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो हमारे प्राचीन काल में समाज को वर्णों के आधार पर विभाजित किया गया था। वर्ण 4 बताए गए हैं। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ था, इसलिए समाज में उसे ऊंचा स्थान दिया गया था और ब्राह्मण का कार्य था समाज को शिक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुआ, उसका कार्य था समाज को सुरक्षा प्रदान करना। इसी प्रकार वैश्य ब्रह्मा की जांघों से पैदा हुआ, उसका कार्य था व्यापार संबंधी समस्याओं को सुलझाना और कृषि व्यवसाय करना। और उसके बाद ब्रह्मा के पैरों से शूद्र वर्ण पैदा हुआ, उसका कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। और इसी आधार पर, इन वर्णों के आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। लेकिन जाति जो थी वो जन्म पर आधारित थी, इसको बदला नहीं जा सकता था। लेकिन वर्ण जो है वो गुण के आधार पर है, गुण या कर्म के आधार पर माना गया है और वर्ण को बदला जा सकता था।
मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार वर्ण को बदल सकता है। जिस प्रकार आज आधुनिक समाज में वर्ग जो है, वर्ग व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है, इसी प्रकार प्राचीन समाज में वर्ण जो था वो गुण पर आधारित था, कर्म पर आधारित था, इसलिए उसको बदला जा सकता था। उसके बाद यदि हम अक्षेत्र की बात करें, अक्षेत्र के आधार पर भी समाज में विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक अक्षेत्र की अपनी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। और यदि हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय मैदान, यानी कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाला इलाका। उसके बाद आता सिंधु गंगा का मैदान, यानी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें देश की लगभग 40% जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है, क्योंकि यहाँ जीवन यापन करने के संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। देश की 40% जनसंख्या यहीं पाई जाती है। उसके बाद राजस्थान की मरुस्थल भूमि, राजस्थान का जो इलाका है, कुछ गुजरात का इलाका है, उसमें आ जाता है। उसके बाद जो चौथा है दक्षिण का पठारीय प्रदेश, यानी कि भारत का जो बीच वाला हिस्सा है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो हिस्सा है वो दक्षिण का पठारीय प्रदेश है, जिसमें हमारे देश की बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। उन सभी की संस्कृति अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग विभिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं। और इसके बाद समुद्र तटीय प्रदेश, यानी कि पूर्व का तट और पश्चिम का तट, जहाँ पर देश का 75% व्यापार इन्हीं तटों से किया जाता है और दोनों तटों की अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि अक्षेत्र के आधार पर भी भारत में अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, रहन सहन के तरीके अलग पाए जाते हैं, खान पान अलग पाया जाता है। उसके बाद आश्रम व्यवस्था भी हमारे देश में देखने को मिली प्राचीन समय में। आश्रम व्यवस्था में क्या था? मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों का माना गया है। इन 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 आश्रम कौन कौन से थे? पहला जो आश्रम था जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें मनुष्य क्या करता है, अपने गुरु के पास गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है और गृहस्थ जीवन में जाने की तैयारी करता है। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है और इसमें जो जरूरी कार्य हैं जीवन के वो इसी आश्रम में पूर्ण करता है। पहले विवाह करता है, फिर संतान उत्पन्न करता है और बूढ़े माता पिता की सेवा करता है। यह आश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी आयु है 26 वर्ष से शुरू होकर 50 वर्ष तक। और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि वन की तरफ प्रस्थान, यानी कि अपना गृहस्थ जीवन का सारा कारोबार अपने पुत्र या पुत्री को सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है। उसकी आयु है 51 वर्ष से शुरू होकर 75 वर्ष तक। और उसके बाद लास्ट आश्रम जो है वो है संन्यास आश्रम, यानी कि इसकी आयु 76 वर्ष से शुरू होकर मोक्ष की प्राप्ति तक। इसमें वो एक योगी की भांति अपना जीवन व्यापन करता है और सभी जीवों को अपनी तरफ से मुक्त कर देता है, ताकि किसी जीव को उसके प्रति कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था भी हमारे समाज में पाई जाती थी और इस प्रकार उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता था। इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि भारतीय समाज जो है गांव का समाज है, क्योंकि लगभग 62% जनसंख्या यहाँ पर गांव में ही निवास करती है और गांव में अंधविश्वास अधिक पाया जाता था, शिक्षा का महत्व कम पाया जाता था। कहने का अभिप्राय वहाँ पर भी विभिन्नताएं पाई जाती थी, विविधताएं पाई जाती थी। और हमारा जो प्रश्न था कि भारतीय समाज में किस प्रकार की विविधता और विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, इस प्रकार अनेकों विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उसके पश्चात भी हमारे देश में एकता देखने को मिलती है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद के कारण भारत में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ। सबसे पहले तो हम उपनिवेशवाद करेंगे। उपनिवेशवाद है क्या? भारतीय समाज के बारे में जानने के पश्चात अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन बनता है हमारा, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो हमें यह जानना अति आवश्यक है कि उपनिवेशवाद है क्या।
और उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जैसे जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब देश या कमज़ोर देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, आधिपत्य जमा लेता है, तो उसको उस देश का उपनिवेशक कहा जाता है। जैसे जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अपना अधिकार या आधिपत्य कायम कर लेता है और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और कमज़ोर देश का भरपूर शोषण करने लगता है, तो वो उस देश का क्या है? उपनिवेशक है। जैसे भारत का उपनिवेशक कौन था? ब्रिटेन, इंग्लैंड। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे उसने भारत के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और बाद में शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो हमारे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो उसके कारण जब उपनिवेशक हमारा ब्रिटेन बन गया, यहाँ पर उनका शासन स्थापित हो गया, हमारे ऊपर अधिकार कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, तो उसके कारण भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े? पहला प्रभाव यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारतीय समाज पश्चिमी समाज के संपर्क में आया, अर्थात उनकी संस्कृति के साथ आमना सामना हुआ। पश्चिम की संस्कृति और भारत की संस्कृति यानी कि पश्चिमी देशों की संस्कृति या इंग्लैंड की जो संस्कृति थी वो भारत की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न थी। पश्चिमी संस्कृति आधुनिक थी और हमारी परंपराएं और रीति रिवाज अलग थे। अर्थात कहने का अभिप्राय पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से भिन्न थी और दोनों में आदान प्रदान होना स्वाभाविक था। यही वह युग था जिससे भारतीय समाज का आधुनिक युग प्रारंभ होता है। यानी कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण भारत में आधुनिकता बढ़ी, आधुनिकीकरण हुआ और अंग्रेजी शासन में जो प्रक्रियाएं क्रियाशील हुई वो इस प्रकार हुई। कुछ तो बाहरी प्रक्रियाएं थी और कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं थी जिनमें परिवर्तन हुआ, भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ। बाहरी प्रक्रियाएं जिनके कारण भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ वो कौन कौन सी थी? पश्चिमीकरण। यानी कि पश्चिमीकरण की क्या परिभाषा है? पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। या यह कह लीजिए अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुआ उसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। या पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुआ या संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ उसे पश्चिमीकरण कहते हैं। उसके बाद लौकिकरण। हमारे देश में धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण जब यहाँ पर शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़ा तो धर्म का महत्व कम होता चला गया। M.N. श्रीनिवास ने भी कहा, जो हमारे समाजशास्त्री हैं, कि लौकिकरण यानी कि पश्चिमी देशों की शिक्षा के प्रभाव के कारण धर्म का महत्व घटा, उसी को हम कहेंगे लौकिकरण। उसको क्या कहेंगे? लौकिकरण। तीसरा है आधुनिकीकरण। यानी कि पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण हमारी जो पुराने विचारधारा थी उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया और नई विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया। यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराओं को ग्रहण करना आधुनिकीकरण कहलाता है। उसके बाद औद्योगिकरण। हमारे देश में अनेकों कुटीर उद्योग पाए जाते थे, हाथ से चलने वाले उद्योग थे और विनिमय व्यवस्था पाई जाती थी, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित हुआ तो क्या हुआ? बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। ये प्रभाव भी हमारे देश में पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण हुआ या ब्रिटिश देश के कारण हुआ। और जो आंतरिक प्रक्रियाएं थी हमारी, जिसके कारण हमारे समाज में परिवर्तन हुआ, वो दो थी आंतरिक प्रक्रियाएं। एक था संस्कृतिकरण और दूसरा था नगरीकरण। संस्कृतिकरण की परिभाषा क्या है? संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? ये इसकी अवधारणा भी M.N. श्रीनिवास ने दी थी। संस्कृतिकरण क्या है कि जब कोई निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के रीति रिवाजों का अनुसरण करना प्रारंभ कर दे तो उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे हमारे समाज में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था और हरिजन को निम्न माना जाता था। जब कोई हरिजन ब्राह्मण के रीति रिवाजों का अनुसरण करना शुरू कर दे अपनी सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे संस्कृतिकरण। उसके बाद नगरीकरण। आंतरिक प्रक्रियाओं में ही
नगरीकरण यानी कि भारत देश जो है गांव का देश है। जब उद्योग धंधे स्थापित होने प्रारंभ हुए तो गांव के लोग गांव को छोड़ करके नगरों की तरफ प्रवास करना प्रारंभ कर दिया ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके, और धीरे धीरे नगरों का विकास होना प्रारंभ हो गया। इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे नगरीकरण। उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण एक तीसरा वर्ग का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रबुद्ध वर्ग। अंग्रेजों की इच्छा तथा आशा के विपरीत शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के नए अवसरों ने भारतीय समाज में एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को जन्म दिया जो अपने समाज की दिशा और दशा को सुधारने का कार्य करना चाहता था। अर्थात उन्होंने समाज की दीन दशा पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। इस वर्ग ने के नेतृत्व में भारत में अनेकों समाज सुधार आंदोलन चलाए गए और राष्ट्रवाद की भावना का सूत्रपात किया, राष्ट्रीय चेतना को उदय किया। ऐसे अनेकों समाज सुधारक थे जैसे महर्षि दयानंद और केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी। इस प्रकार अनेकों समाज सुधारक थे जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना का उदय किया, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। अंततः ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। अब राष्ट्रवाद की भावना है क्या? राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति निष्ठा व समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी के साथ आज हमारा समाजशास्त्र का पहला अध्याय समाप्त हुआ। यदि आप सभी विद्यार्थियों को ये अध्याय या अध्ययन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।